नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। जैसा कि चुनाव चरम पर है और अनेकों राजनीतिक दलों द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है, उन्हीं में से एक दल कांग्रेस के विश्वसनीय प्रत्याशी प्रदीप टम्टा से आज हमारी टीम वार्ता के लिए मिली, जिनमें जनता और समाज हित से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इन सवालों के जवाबों को जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। नमस्कार। पहले तो NIN न्यूज चैनल की ओर से आप सभी जो सम्मानित दर्शक गण हैं उन सभी का हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि एक बहुत बड़ा जो एक चुनावी, क्योंकि लोकतंत्र का एक जो सबसे महापर्व है वो उसका आगाज हो चुका है और 19 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड की 500 सीटों पर ये जो आज चुनाव है वो घोषित है और लड़ा जाना है। तो अभी जो अल्मोड़ा और जो पिथौरागढ़ की जो संसदीय सीट है उसमें जैसा कि हमने बहुत पहले से देखा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच ही एक कड़ा मुकाबला रहता है। और आज हमारे बीच हम लोग सबसे पहले तो स्वागत करते हैं, हमारे बीच हैं आदरणीय प्रदीप टम्टा जी जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और अभी वो हमारे बीच हैं। तो सबसे पहले तो हम सर आपका स्वागत करते हैं। मैं NIN के सभी आपको भी और उसके माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। और एक लोकतंत्र का सबसे महापर्व है जो शुरू भी हो चुका है, जैसा आपने कहा भी है। बुनियादी रूप से इस बार का जो लोकतंत्र का चुनाव होने जा रहा है, ये हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे क्रूशियल मोमेंट का ये चुनाव है। ये चुनाव कह सकते हैं कि ये तय करेगा कि इस देश में लोकतंत्र और इस देश का संविधान जिंदा रहेगा या इस देश के अंदर एक खास विशेष इस देश की राजनीति को इसको एक खास विशेष के रंग में, कलर में, जब तक अभी तक का भारत सबका भारत था, इस भारत के उस बुनियादी सिद्धांतों को तोड़कर एक अधिनायकवादी तंत्र की ओर भारत बढ़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण चुनाव ये होने जा रहा है जी। तो सबसे पहले सर हमारा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि आपकी क्या एक प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या घोषणाएं रहेंगी, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, ये हमारी जनता भी आपसे जानना चाहती है। देखिए, जो बुनियादी सवाल है, 2014 में मोदी सरकार जिन वादों के साथ आई थी, आज लगभग 10 साल पूरा हो चुका है। सबका साथ सबका विकास इनका मूल मंत्र था। बाद में उसमें सबका विश्वास भी जोड़ दिया। अगर इन 3 सूत्रों को देखें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पूरे इस देश के में रहने वाले सभी को समाहित करती है, सभी धर्मों को समाहित करती है। इसमें लगता है कि आपका ये सब को लेकर के चलने का है। और आज इस सूत्र वाक्य को मोदी सरकार पूरी तरह भूल चुकी है और बुनियादी जो प्राथमिकताएं थी, हम रोजगार देंगे, रोजगार पे एम्फेसिस था, जैसा कहा भी था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये भी कहा था कि हम इस देश में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है और इस कॉर्पोरेट जगत ने लाखों करोड़ की लूट करके हमारे धन को विदेशी तिजोरियों में, बैंकों में समाहित जमा कर रखा, हम उसको लौटाएंगे। और इतना धन है कि जो टैक्स पेयर है उसके खाते में 15-15 लाख आ सकता है। हम किसानों को जो भारत की आज भी बुनियादी रीढ़ है उसको आय हम 2022 तक दूना कर देंगे, ये जो वादा था। और आज देश का किसान पिछले सालों से हजारों लोग प्रति अभी भी आत्महत्या करने के मजबूर है। अभी भी अब सरकार इस चुनावी वादे पर बात नहीं करती है। लोग MSP के लिए लड़ रहे हैं, डंडे कर रहे हैं, शहादत भी दी थी, इस पर आप बात नहीं करती है। हर जिसके पास छत नहीं है, हम 2022 तक उन सबको क्या कहते हैं आवास उपलब्ध करा देंगे। ये जो पॉइंट थे, बुनियादी सवाल थे, आज मोदी सरकार इस पर कहीं से भी चर्चा करती है, न इनकी गारंटी करती है। यही हमारी प्राथमिकताओं के बिंदु होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो न्याय का
5 गारंटी है वो मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों से एकदम मेल खाता हुआ है। हमारी प्राथमिकताएं, जैसे मैंने कहा, इस समय देश का सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो रोजगार का सवाल है। तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने कहा हम युवा न्याय के तहत 30 लाख जो सरकारी पद रिक्त है, ये पद वो नहीं है कि इन 10 सालों में मोदी सरकार के द्वारा क्रिएट किए गए हों, नए पद हों जिसके लिए वेतन और इन तमाम तरह की वित्त की व्यवस्थाएं करनी पड़ी। ये 30 लाख वो पद हैं जो इन 10 सालों के अंदर किसी कारणवश रिटायरमेंट किया जाए, अन्य कारणों से रिक्त हुए हैं। हम पहली प्राथमिकता इन 30 लाख पदों को हम भरेंगे। हमने कहा कि पहली नौकरी हम सुनिश्चित करेंगे। इस समय जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं भारत के अंदर, पहला तो 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर इस समय भारत में 10.7 के हिसाब से बेरोजगारी की दर है। और उसमें भी जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, 20 से 24 वर्ष के जो बीच के आयु ग्रुप के लोग हैं, उसमें बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है कि 40% से ऊपर जा चुकी है। तो उसके सवाल को हमने कहा हमारे किसी को निश्चित रोजगार के तहत पहली नौकरी पक्की करेंगे। हर ग्रेजुएट को डिप्लोमा तारीख को 1 साल की हम अप्रेंटिस के तहत 1 लाख रुपये देंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से, अभी तक तमाम नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम आ रही है, और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी को किसी भी तरह के वेलफेयर स्कीम से दूर रखा जाता है। ना उसको कोई पीएफ फंड करता है, ना उसको इंश्योरेंस की कोई मेडिकल की कोई सुविधा है। तो इसकी जगह सुनिश्चित रोजगार की हो जाएंगे। हमने महिला न्याय की बात की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा तो दिया। हमने कहा कि हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला हर साल उसको देंगे, जिससे कि उसको अपने घर परिवार का आखिर चलाने का बहुत सा महिला भी फ्री होता। दूसरा है कि आज दुनिया में से, भारत से लेकर दुनिया तक सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं अपने लिए जगह तलाश रही, और सबसे बड़ा जगह होती है सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस में। उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी समाज में 50% है। ये नोन फैक्ट है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन सरकारों में देखें कि महिलाएं किसी भी कार्यालय में जाएंगे गिनी चुनी। हमने तय किया हम 50% अगर उनकी हिस्सेदारी है तो भागीदारी भी उनकी 50% सुनिश्चित करेंगे। ये कांग्रेस स्कीम थी जिसने हर गांव के अंदर आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील के माध्यम से हर किसी महिला को सशक्तिकरण के लिए रोजगार का अवसर दिया था। इन 10 सालों में जो उनका वेतन है, जो उनका अंशदान केंद्र सरकार का 1 पैसा नहीं बढ़ा है, हम उसको दूना करने जा रहे हैं। इन 10 सालों में हम हर गांव में एक महिला मैत्री की नियुक्ति करेंगे, जो महिलाओं से संबंधित तमाम तरह के कानूनी अधिकार, वेलफेयर के स्कीमें जो उनकी जानकारी में नहीं थी वो देंगे। ये महिलाओं के संदर्भ में हमारा है। हम इसी तरह से किसान को संदर्भ में है कि किसान अपनी एमएसपी मांग रहा है, उसको दे नहीं रहे। हम जीएसटी से किसान के तमाम यंत्रों को, और इस देश में तो रोटी पे भी दाल पे भी जो जीवन की मूल आवश्यकता है जिस पर कि टैक्स नहीं लगता, उस किसान के प्रोडक्ट को भी हम जीएसटी से दूर करेंगे। किसानों के लिए आपने इस बार 16 लाख करोड़ इस देश के कॉर्पोरेट जगत का माफ कर दिया, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन जब किसानों के हमने 70,000 करोड़ माफ किए थे, उस समय मीडिया से भी बहुत बड़े कथित आर्थिक साथियों ने, कॉर्पोरेट जगत ने कहा था इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, जबकि किसान इस इकोनॉमी का मूल रूट है। हमने एक परमानेंट किसानों के लिए एक आयोग बनाएंगे जिसके द्वारा उनके कर्ज के हिस्से को माफ करने के परमानेंट मैकेनिज्म बनाएंगे, जैसे कि हमारी खेती चलती है। हमारे जो श्रमिक हैं पिछले 10 सालों से उनके जो रियल वेजेस में लगातार गिरावट आ रही है। तो हमने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो लगातार उनके वेतन में गिरावट आ रही है, उसको रोकेंगे। नौकरियां, परमानेंट नौकरियों की ओर हम बढ़ेंगे। और जो न्यूनतम मजदूरी है, अभी भी न्यूनतम मजदूरी की दर बहुत कम है इस देश में। हम न्यूनतम मजदूरी की दर में, चाहे मनरेगा में भी, मनरेगा में 200-250 के रूप में न्यूनतम मजदूरी इस देश में, मनरेगा से हम 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय करें। लक्ष्य है कि समाज के ये जो 5 जो रीढ़ है,
युवा है, महिला है, श्रमिक है, किसान है, और जो भागीदारी है जनसंख्या के अलग ग्रुप है। हम सब सोशल वेलफेयर में SC/ST का इन्होंने स्पेशल कंपोनेंट जो कांग्रेस को जो उसको तबाह कर दिया, हम उसको सुनिश्चित करेंगे। और विभिन्न जातियों की आर्थिक सर्वे करके उनकी हिस्सेदारी समाज में, शासन में, संपत्ति में, ज्ञान में क्या है, जिससे कि विकास के मॉडल को जो पिछड़ गए हैं, जो ठहर से गए हैं, उनको भी उनकी भागीदारी शेष हिस्से के साथ वो पकड़ सकें, उसको सोल्यूशन में ये 5 बुनियादी जो न्याय के तत्व है, जिसमें 25 गारंटियाँ हैं, उसको हम सुनिश्चित करें। ये हमारा कहना से एक नया मैग्ना कार्टा इस देश के आम आदमी को कानून के द्वारा सशक्तिकरण का ये कांग्रेस का मूल आधार है, उसी को हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो बहुत अच्छा सर। तो सर, आप तो संसद के दोनों ही सदनों में आपने भूमिका निभाई है, निर्वाह किया है उसमें, तो जनता के बीच हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब उसमें क्या आपके महत्वपूर्ण ऐसे क्या कार्य रहे जो जनता के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए आपके कार्यकाल के दौरान? देखिए, 2 तरह के हैं। मैं जब यहाँ का सांसद बना तो मुख्यतः इस देश के संदर्भ में, इस संसदीय क्षेत्र में एक लंबे समय से लोगों की अपेक्षाएं थी कि कभी कहे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में या पहाड़ में भी मेरा जो कुमाऊं का 90% पर्वतीय क्षेत्र वो मेरे इसी संसदीय क्षेत्र के 4 जिलों में है। क्या कभी रेल दौड़ेंगे? वो टनकपुर बागेश्वर का जो रेल का, मैंने पहली रेल बजट में अपने रेल मंत्री को जब वो रेल का बजट प्रस्तुत करी थी और मेरे रेल लाइन की जिक्र नहीं थी, तो मैंने उनको व्यवधान डाला और लगभग 5-10 महीने रेल मंत्री का बजट रोक दिया। और लोगों में आश्चर्य था कि रूलिंग पार्टी का एक सांसद अचानक इतने आक्रोश में गया, और उसी के बाद टनकपुर बागेश्वर के रेल मार्ग को स्वीकृति मिली। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, टनकपुर बागेश्वर, इसको भारत सरकार ने गोचर में तत्कालीन रक्षा मंत्री आई से निजाज हुई। लेकिन मेरा कहना है कि एक तरफ एक प्रोजेक्ट हो तो वो समापन के तो 24 में नहीं तो 25 में कड़क जाके हो जाएगी। और ये जो टनकपुर बागेश्वर की ये इतिहास में फिर लोगों का सपना ही जैसे, जबकि भारत सरकार ने स्वीकृति दी, इसको नेशनल राष्ट्रीय परियोजना का महत्वपूर्ण स्थान भी दिया, लेकिन मोदी सरकार ने इसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं की। 2 अन्य रेल प्रोजेक्ट थे, रामनगर से चौखुटी और टनकपुर से जॉर्जी, क्योंकि जब सीमा का हम इलाके देखते थे, चीन हमारी सीमा पर रेल लेके आ रहा है, और इस रेल के आधार पर मैंने समझा था कि हम इस पर्वतीय क्षेत्र के जो किसानों काश्तकारों के लिए एक नया मंडी का, दिल्ली का एक सुगम रास्ता भी निकालेंगे, और सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, पर्यटन के हिसाब से भी ऋषिकेश की तरह हमारा टनकपुर पंचेश्वर एक नए शासक किलों का हब मिलेगा। इन 10 सालों में उन परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं टनकपुर से जॉर्जी के किनारे एक लगभग 150-200 किलोमीटर की जो सड़क थी, 800 करोड़ मीटर का बजट भी स्वीकृत किया था, सब कुछ टेंडर भी उसका उछला। 10 सालों में वो प्रोजेक्ट कहाँ खो गया, न स्थानीय सांसद ने उसका ध्यान दिया, न क्या कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर 10 दिन में दिल्ली जाते हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से दोनों प्रोजेक्ट, चाहे रेल प्रोजेक्ट हो चाहे रोड प्रोजेक्ट हो, और ये कुमाऊं के लिए एक नए आर्थिक युग की श्रीगणेश करते हैं। इससे किसानों को एक रास्ता मिलता दिल्ली की मंडी तक जाने का, और दूसरे देश के जो पर्यटक आ रहे हैं उनको एक नया रास्ता मिलता। लोग अगर टनकपुर से जॉर्जी भी होते, नारायण स्वामी आश्रम, छोटा कैलाश, मुंशियारी होते हुए कौसानी की ओर निकल सकते हैं, या कौसानी से चौगुड़ी होते हुए की ओर यहाँ से जा सकते। तो एक इकोनॉमी की को गतिविधि मिलती, और पर्वतीय क्षेत्र के नौजवानों को, किसानों का को एक नई आर्थिक गतिविधि का युग शुरू होता। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार क्रिएट करना, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरा सवाल था कि ये बड़ा संवेदनशील इलाका है। 13 की आपदा के बाद बागेश्वर, पिथौरागढ़ की सीमा में कई ऐसे गाँव हैं। इन सवालों को हमने सोचा था, हमने कोशिश की थी कि इस पर भारत सरकार ध्यान दे करके यहाँ की खेती को पुनर्जीवन का निर्माण करेगी। लेकिन
इस पर आगे कोई काम नहीं हुआ। तो ये मेरी प्राथमिकता में तब थी। अगर फिर दोबारा आता है तो फिर इन सवालों को भारत सरकार के संज्ञान में ला करके इस संसदीय क्षेत्र और उत्तराखंड के इस कुमाऊं क्षेत्र में एक बड़ा ये क्षेत्र एक नई युग की या नए अवसर की तलाश को शुभारंभ करने की कोशिश करूँगा। तो सर पिछले 10 वर्षों में आपकी थोड़ी सी यहाँ उपस्थिति भी कम देखी गई, मतलब जनता के बीच, इसका क्या कारण रहा है? नहीं, मैं तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ लगातार उपस्थित हूँ। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो बाद में की होगी, मैं सामाजिक जीवन की शुरुआत में इन उत्तराखंड के हर क्षेत्र को मैंने 2 पाँव से नापा। और मैं 10 साल से यहाँ का सांसद नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई आपदा आई, पुंचेरी में आई हो, धारचूला में आई हो, भविष्य में आई हो, पिथौरागढ़ में आई हो, और अवसर पर मैंने अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की। विभिन्न कार्यक्रमों में रहा, चाहे लोहाघाट हो, आपका चंपाओ से लेकर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के हर कोने में लोगों के आंदोलन के साथ, लोगों के दर्दों के साथ मैं शामिल हुआ। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर अन्याय हुआ है। अगर सूखी डांग में एक गुर्जर माता दलित वर्ग की थी, उस सवाल पर जब देखा लोगों ने बहिष्कार किया, मैं वहाँ भी गया। इसकी मैंने चिंता नहीं की कि इससे मेरे उस पर क्या असर पड़ने वाला। लोग हमारे सांसद नहीं गए। बबीता की हत्या भी वहाँ मैं पहुँचा। प्राकृतिक आपदाओं में पिछली बार जब माँ के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में आई, मैं वहाँ पहुँचा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ मैं अपने संसदीय काल के दौरान या जब मेरा यहाँ से मैं सांसद नहीं था 10 सालों से, तो मैं नहीं हूँ, मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज न की। तो लगातार लोगों के बीच में जो मेरा दायित्व था उसको मैं देखा। और सर ये भी है कि सांगठनिक रूप से अगर हम देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं भी थोड़ी सी कमजोर दिख रही है संगठन के हिसाब से। जिस हिसाब से मतलब भाजपा की बड़ी बड़ी रैलियां दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो इस तरह से ऐसा देखिए, भाजपा की रैलियों के पीछे उनका संगठन नहीं है। देखिए, भाजपा जो अपूर्व रूप से अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो कहानी नजर आई है कि 12,000 करोड़ में से लगभग 6-5,500 करोड़ रुपया तो भाजपा ने इन कैश करा लिया है ना। बाकी 2-3 8,000 करोड़ तक उनके सहयोगी संगठन। ये उस अकूट लूट की संपदा का एक भोंडा प्रदर्शन है। आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत की स्कीम ये कांग्रेस ने भी चलाई थी। निर्मल भारत, हर ग्राम जो ओडीपी फ्री होता था, शौचालय से मुक्त हो जाता था, उसको हमने राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी दिया। लेकिन भाजपा ने में उस योजना को ऐसे चलाया जैसे हम ही चला रहे हैं। तो ये जो ताकत दिख रही है, ये लूट के पैसे में से सिर्फ एक व्यक्ति की तस्वीर को जो मीडिया में भी 24 घंटा दिखता है, सरकारी कैलेंडर में भी दिखता है, राशन कंट्रोल की दुकान में दिखता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे संगठन के रूप का जो प्रतिपक्ष का हमारा दायित्व था, चाहे बेरोजगारी का सवाल था, अग्निपथ अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलन का सवाल था, उस पर कांग्रेस संगठन जिले स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालयों से लेकर प्रदेश की राजधानी तक अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराता रहा। जनता के सवालों को, विरोध के सवालों को हमने हमेशा क्या कहते हैं आवाज़ दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। NIN को आपने अपना एक बहुमूल्य समय दिया और इसके लिए पूरा NIN परिवार और सभी जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो से संबंधित सवाल व विचार भी कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं और अगला वीडियो किसका देखना चाहते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।